हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बहुत सारे तरीके हैं और जहां पे आप देख रहे हैं तो आप बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करके या फिर अभी देख रहे हैं तो वहाँ रेड बटन से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी बहुत सारे सिस्टम हैं मुझसे जुड़ने के लिए। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंड्स जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये आता ही रहता है। और हिस्ट्री की जो बात करें तो यहीं से जो है मिड हिस्ट्री की बात हो। ठीक है, या इसे दो नाम दें, या मिड हिस्ट्री कहें या दिल्ली डायनेस्टी कहें। ठीक है, जहाँ पर मतलब दिल्ली का शासन होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहीं से मध्य भारत की शुरुआत करें कहाँ से होती है तो यहीं से होती है। ठीक है, तो हम जो मिड हिस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि बात करें क्वेश्चन अगर सबसे ज़्यादा आते हैं तो कहीं ना कहीं यहीं से आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इसी से बनते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले बात करें किसकी, तो हम बात करेंगे, हम शुरुआत कर रहे हैं यहीं से। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो क्या है, दिल्ली की बात करें तो किसी दिन प्रॉपर बात करेंगे हम दिल्ली पर। ठीक है, दिल्ली एक छोटी सी बात नहीं है, या दिल्ली की हम बात करें तो कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि हम अभी ख़त्म कर दें। बस इतना बता सकता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे या महाभारत काल में देखेंगे तो दिल्ली को क्या कहा जाता था, तो इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। ठीक है, अब दिल्ली की तो महाभारत काल में बात हो गई। फिर इसके बाद में अगर जो बात करें तो दिल्ली का संस्थापक कौन है, तो अलांगपाल तोमर है। ठीक है, दिल्ली को किसने बसाया, तो अलांगपाल तोमर ने बसाया। ठीक है, अलांगपाल तोमर के बाद में हम बात करें तो वहां पे चौहानों का शासन रहा दिल्ली पे। ठीक है, चौहानों के बाद में फिर बात करें तो आपको पता है कि अंतिम अगर जो अंतिम पूछ ले कि ऐसा कौन सा हिंदू शासक था जो मतलब पूरे भारत में उसका कहीं ना कहीं शासन था, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मूवी भी आई है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ये अंतिम जो थे हिंदू शासक थे जिनका जो है कहीं ना कहीं पूरे भारत में जो है शासन चल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी पूछता है कि अंतिम भारतीय शूरवीर शासक कौन था, तो वो थे शिवाजी थे, क्योंकि अंतिम उनके पास फिर कोई था नहीं। ठीक है, तो दिल्ली के बाद में फिर हम बात करेंगे तो वहीं से बात करते हैं कि दिल्ली में क्या है कि पृथ्वीराज चौहान का शासन है और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में करीब कई बार लड़ाई हो चुकी, तो हर बार जो है मोहम्मद गौरी जो है हारता ही था। ठीक है, और इसके जो बहुत सारे युद्धों का तो नहीं, लेकिन प्रॉपर दो युद्धों का नाम जरूर सामने आता है, जो है तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, तो तराइन की पहली लड़ाई अगर जो हम देखें, तराइन की जो पहली लड़ाई होती है वो किसके, मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान, और ये डेट क्या है, तो 1191 की बात है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हरियाणा में एक जगह तराइन का है। ठीक है, तो वहाँ पे युद्ध होता है और क्या होता है कि मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो दूसरा युद्ध होता है फिर तराइन में होता है, अगले साल ही होता है, 1192 में होता है। और इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी को कोई कहता मार देते हैं, कोई कहता है कि बंदी बना के ले जाते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो था एक मतलब साम्राज्यवादी था, मतलब अपने साम्राज्य का विकास देखता था। लड़का कोई इसके थे नहीं उत्तराधिकारी, बेटा बेटा थे नहीं, तो ये क्या करता है कि जितना शासन जीता हुआ होता है, ठीक है, जितना शासन जीता हुआ होता है तो अपने गुलाम को दे जाता है। ठीक है,
उस गुलाम का नाम क्या है? तो उनका गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देख रहे हैं कि हम बात करेंगे गुलाम वंश की। ठीक है, गुलाम वंश जो है कि 1906 में इसकी स्थापना होती है दिल्ली में। और दिल्ली डायनेस्टी में हमको जो पढ़ना है 5 राज्यों, 5 शासकों को पढ़ना है, या 5 जो है वंशों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश। अब ये गुलाम वंश इसको इसलिए कहा गया कि कहीं ना कहीं ये कौन था? गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। किसका था? तो मोहम्मद गौरी का था। ठीक है, तो इस गुलाम वंश में पहले आते हैं शासक कौन आते हैं? तो उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेके 1210 तक जो है शासन करते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने गुलाम वंश की वंश की स्थापना किसने की? या मुसलमानों की जो है पहली बार शासन व्यवस्था को नींव डालने वाला कौन था? तो मोहम्मद गौरी था। ठीक है, जो मतलब एक प्रॉपर तरीके से मुस्लिम सत्ता यहाँ से आती है और कहाँ तक रहेगी? तो अब ये रहेगी जब तक अंग्रेजों का शासन रहता है तब तक रहती है। 1857 की क्रांति तक रहती है, मुसलमानों की शासन रहता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों के बाद तो पता ही है कि फिर इतने साल लग गए कि हमको फिर देश आज़ादी का इंतजार करना पड़ा, तब जाके हम स्वतंत्र हुए। तो ठीक है, तो पहले गुलाम वंश में कौन शासक है? तो इसमें धीरे धीरे करके कितने शासक हुए गुलाम वंश में? तो आपको पता है कि 11 शासक हुए। ठीक है, गुलाम वंश में जो कितने शासक हुए? तो 11 शासक हुए। ठीक है, गुलाम वंश में 11 शासक हुए। तो पहले जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने ज्यादा नहीं 4 साल शासन किया। फिर थे आराम शाह। ठीक है, नाम ही आराम शाह है, तो 1 ही साल शासन रहा आराम शाह का। ठीक है, इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था ये आराम शाह था। और फिर इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश जो कौन है? तो ये इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। तो इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह आते हैं। ये इनका बेटा है फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रजिया सुल्तान दिल्ली के सल्तनत काल में बैठने वाली या दिल्ली में शासन करने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के बाद आते हैं बहरम शाह और आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं। और नसरुद्दीन मसूद आते हैं। ग्यासुद्दीन बलबन आता है। और फिर आता है कैकुबाद आता है, कैमूर शाह आता है। ठीक है, इतने जो है शासन आते हैं। तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान, ठीक है, आपको पता है कि तुर्किस्तान है। ठीक है, तुर्किस्तान के उच्च कुल में पैदा हुआ, किंतु बचपन में ही अपने सगे संबंधियों से बिछड़ गया था। अतः बाल्य काल में ही दास बना। ठीक है, मतलब जो है बचपन में ही गुलाम बन गया। सर्वप्रथम उसे निसापुर, ठीक है, फारस देश है, वहाँ के प्रधान काजी फखरुद्दीन ने खरीदा। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी ने उसे खरीदा। ठीक है, अब जब गौरी ने खरीद लिया है तो क्या करेगा? गुलाम बनाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद गौरी ने उसके गुणों को और कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन सैनिक टुकड़ी का नायक, ठीक है, बनाया। तत्पश्चात उसे अमीर ए खासुर, ठीक है, अस्तबल का अध्यक्ष का प्रधान किया। मतलब अस्तबल आप जानते हैं कि अस्तबल वो होता है जहाँ पर घोड़े पाले जाते हैं। ठीक है,
अब वहाँ पे पहले तो लड़ाई घोड़ों से ही होती थी, तो मतलब वहाँ का अस्तबल का प्रधान बन गया, ठीक है। पहले खरीदा है, फिर उसे अस्तबल का प्रधान बनाया है। फिर इसमें देख रहा है कि द्वितीय मतलब तराइन का जो है द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है। गौरी गौरी ने उसके गुणों और कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति, अच्छा हाँ हो गया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1992 में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के भारतीय साम्राज्य का गवर्नर बना, ठीक है। मतलब क्या होता है कि 1192 में क्या होता है कि जब पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, और फिर मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं, तो गौरी क्या करता है कि यहाँ जीता हुआ जो भी स्थान है, जगह है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दे जाते हैं, ठीक है। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में बैठ के शासन नहीं करता है, इसकी राजधानी जो होती है लाहौर होती है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है लाहौर है, लेकिन दिल्ली नाम ये है कि वहां पे देखो लिखा भी है कि ठीक है, लिखा भी हुआ है कि गवर्नर के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अत्यधिक ख्याति प्राप्त की, ठीक है। तो 1906 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को अनौपचारिक राजरोहण लाहौर में किया गया, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी जहां शासन कर रहा था, तो उसे क्या कहेंगे, लाहौर से, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। वह उसकी एक मंजिली इमारत जो है, एक मंजिल की पूरी करवाई। कुतुब मीनार का शेष भाग जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, ठीक है। कभी पूछ ले कि कुतुब मीनार की स्थापना किसने की और एक खंड किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इल्तुतमिश ने जो है उसका काम पूरा करवाया, ठीक है। अभी आगे अलाउद्दीन खिलजी तक पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो काम पूरा करवाया है। माना जाता है कि कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था, जिनके वे क्या थे, शिष्य थे, ठीक है। और कहाँ पे है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया। अब ये कहाँ पे वो है, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है कि लाहौर से आ रहा था, ठीक है, लाहौर से दिल्ली की तरफ आ रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में 2.5 दिन रुकता है, ठीक है। 2.5 दिन लगता है, तो उसके जो चाहने वाले होते हैं तो क्या करते हैं कि एक झोपड़ा बनवा देते हैं, ठीक है। उसको क्या नाम देते हैं, तो 2.5 दिन का झोपड़ा दे देते हैं, ठीक है। तो लिखा है 1210 में लाहौर में चागोन या बात करें पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और कुतुबुद्दीन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। लिखा फिर इसके बाद जो है आराम शाह बनते हैं, ठीक है। आराम शाह कौन है, तो कुतुबुद्दीन के जो हैं साहबजादे हैं, ठीक है। उनके पुत्र आराम शाह को लाहौर में राज सिंहासन पर बैठाया गया। आराम शाह की अयोग्यता को देखते हुए दिल्ली के तुर्क अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, ठीक है, दास और बदायूं के सूबेदार। अब बदायूं कहाँ है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं, ठीक है। तो बदायूं का सूबेदार, ठीक है, बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाने के लिए आमंत्रित किया। और 1211 ईस्वी में, ठीक है, आराम शाह ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया, किंतु युद्ध के मैदान में हुए युद्ध में आराम शाह मारा गया और आराम शाह की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश जो क्या है, दिल्ली का शासक बन जाता है, ठीक है।
थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम एमसीक्यू करेंगे दिल्ली डायनेस्टी के तो हमको जो है एक एक क्वेश्चन जो है हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा भी करेंगे कि जो टॉपिक पढ़ेंगे उनकी कहीं ना कहीं हम पीडीएफ भी बनाएंगे, और एक जो पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसके बाद जो है उनकी पीडीएफ देखेंगे तो हमको क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, फिर इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश जो है कितने दिन शासन करते हैं, तो ये 25 साल शासन करते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर कब तक बैठा, तो 25 साल बैठे। ठीक है, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था, और पहले गुलाम था, फिर उसके बाद दामाद हुआ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इलवरी जाति का तुर्क था। ठीक है, इलवरी जाति का तुर्क था। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 और 6 में खोखरों के विरुद्ध युद्ध अभिनय में उसकी कार्य कुशलता को देखते हुए गौरी ने प्रसन्न होकर उसे न केवल अमीर उल उमरा का उच्च पद दिलाया, और साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक से दास्ता मुक्त का प्रमाण पत्र भी दिलाया। ठीक है, 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अलुदुज को परास्त कर हत्या कर दी। ठीक है, और 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने अन्य प्रबल प्रतिद्वंदी कुवैचा का अंत किया। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में मंगोलों नेता चंगेज खान। ठीक है, अब चंगेज खान कौन था, तो भैया चंगेज जो था अब यहीं से बाबरों की वो है। ठीक है, चंगेज खान जो है बाबर की माँ के वंशज थे। ठीक है, चंगेज खान, तो चंगेज खान से जो है नेतृत्व मंगोलों को आक्रमण कर खतरा दिल्ली सल्तनत पर जो उपस्थित हो गया था, जिसे इल्तुतमिश ने अपनी चतुराई से टाल दिया। इल्तुतमिश ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत रणथंभौर में 1226 और मंदौर में 27 में, और बयाना संभर और नागौर 1230 में, और ग्वालियर में 31 में, और कलेंजर भी है, ये बांदा में है और ये राजस्थान में है। ठीक है, तो नागादा और उज्जैन जो एमपी में है, और जो है भिलासा को विजय किया। ठीक है, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा उल मुस्तनीर बिलहक ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र प्रदान किया, और क्या होता है कि 1236 ईस्वी में घातक रोग से पीड़ित होने के कारण इसकी क्या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इल्तुतमिश जाएंगे तो इल्तुतमिश के बाद कौन आएगा, तो इनका बेटा आता है। ठीक है, बेटा जो है 1 साल ही रहता है शासन में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह है। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही स्वयं अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को चुना, क्योंकि उसके जीवित पुत्र आयोग वह विलासी थे। ठीक है, मतलब पुत्र जो दानपढ़ था। ठीक है, और विलासी था, तो अमीरों ने इसकी इच्छा के विरुद्ध उसके बड़े बेटे, ठीक है, बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सल्तनत बनाया। ठीक है, रुकनुद्दीन आयोग के कारण दिल्ली सल्तनत में अशांति व अराजकता व्यक्त हो गई। परिणाम स्वरूप रजिया ने उसके विरुद्ध व्याप्त असंतोष का लाभ उठाते हुए दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कालांतर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गिरफ्तार कर उसकी जो है हत्या कर दी गई। ठीक है,
रजिया मध्यकालीन भारत की कहें या मुस्लिम काल की कहें कि कौन थी, तो पहली महिला शासिका, ठीक है, प्रथम महिला शासिका थी, मुस्लिम शासिका थी, जिनकी इस्लामी परंपराओं के विरुद्ध शासन सूत्र संभालने थी। रजिया के सिंहासनोत्तरण की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि दिल्ली की जनता ने पहली बार उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया और सुल्तान के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने कई उपाय किए, ठीक है। उसने पर्दा त्याग दिया और जो पुरुषों की शांति पूवा, ठीक है, वह कुल्हा, ठीक है, वो जो बड़ा सा कोट होता है उसको पहनना शुरू किया और एक जो है टोपी लगाना शुरू किया, ठीक है, धारण कर अपने आना प्रारंभ किया और तुर्की गुलाम सरदारों की शक्ति को संतुलित करने के लिए रजिया ने गौर तुर्कों का एक प्रतिस्तर दल संगठित किया, ठीक है। रजिया दिल्ली की पहली तुर्क सुल्तान थी जिसने अमीरों व मालिकों को अपनी आज्ञा मानने पर बाध्य किया, ठीक है। नाम ही रजिया है तो काम भी तो ऐसे ही किया था, ठीक है। क्या होता है कि रजिया का सुल्ताना होना तत्कालीन प्रांतीय एवं अनेक अमीरों के लिए असहनीय था, अतः इसकी राजगद्दी पर जो है आसीन बैठते हुए बदायूं, झांसी, मुल्तान और लाहौर के प्रांतियों ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली को घेर लिया, ठीक है, और किंतु रजिया के कूटनीति का सहारा लिया और विद्रोह में फूट डलवा दी। इस प्रकार जो है कूटनीति से विद्रोह का दबा दिया, ठीक है। अमीर एक खाखूर, ठीक है, जमालुद्दीन याकूब बात करते हैं। देखो ज़्यादा डिटेल से क्लास वो है तो ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है, तो हम जो मैन बात करेंगे और हर शासक के बारे में बात करते जाएंगे, ठीक है। अगर जो ऐसे क्लास चलेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो है हम मैन टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम मैन जो है पीडीएफ रहेगी, आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिटेल से मिल जाएगी, लेकिन अगर जो हम बात करेंगे तो मैन पॉइंटों की करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल से क्लास बहुत लंबी हो जाती है, थोड़ी बोरिंग टाइप की, ठीक है। तो इसमें जो है हम बहुत इम्पोर्टेंट बातें करेंगी जो मैन होंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 1940 में, ठीक है, लिखा है भटिंडा 1940 में भटिंडा के सूबेदार मालिक लतूनिया ने रजिया के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप रजिया उसका दमन करने हेतु भटिंडा पहुंचे, ठीक है। भटिंडा कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में पहुंचते ही विरोधियों ने उसके क्या हुआ कि जमालुद्दीन याकूब की हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त जो है तीसरे पुत्र बहराम शाह को दिल्ली का राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। कलंतर रजिया ने कुलतुनिया से विवाह कर लिया, पुनः कब्जा करने का प्रयत्न किया और जो क्या होता है कि कुलतुनिया भी मारा जाता है और रजिया सुल्तान भी मारी जाती है, ठीक है। सोचा कुछ तो हो गया कुछ। अब आते हैं बहराम शाह आता है तो एक क्या है कि 2 साल ही शासन करता है और इल्तुतमिश का एक कौन सा है, तो तीसरा पुत्र है, ठीक है। बहराम शाह ने शासनकाल में रेजिमेंट, ठीक है, मालिक नायाब, ठीक है, के पद का सृजन किया जो वास्तव में शासन में, जबकि जो है सल्तनत नामक जो है एक, ठीक है। बहराम शाह के बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद आते हैं, ठीक है, ये 4 साल रहते हैं। फिर इसके बाद नसरुद्दीन महमूद आता है, तो नसरुद्दीन महमूद जो है कुछ ज़्यादा दिन तक शासन करता है, ठीक है।
फिर ग्यासुद्दीन बलबन है, ठीक है। ग्यासुद्दीन जो बलबन है, इसको जो कहा जाए तो ये केवल बलबन है, ठीक है। अब ये कौन था बलबन? बलबन की बात करें तो ये बलबन इलवरी जाति का तुर्क था। इसका मूल नाम था बादशाह जो था, ठीक है। 10,000 परिवारों का खान था, ठीक है। बलबन इल्तुतमिश ने क्या किया था कि 40 सरदारों का एक गठन किया था, ठीक है। 40 सरदारों का गठन किया था, मतलब सेना बनाई थी, ठीक है। सेना बनाई थी तो उस 40 सरदारों में ये 40 जो है, देख रहे हैं कि लिखा भी है कि बलबन ने क्या, सॉरी, इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश को बचाया, ठीक है। वो बलबन जो था पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में था, और इल्तुतमिश ने जो है 40 गुलामों के प्रसिद्ध दल का एक सदस्य बना दिया, ठीक है। तो इल्तुतमिश पहले से ही 40 लोगों का एक सदस्य दल बनाए हुए था, और गयासुद्दीन बलबन को जो है उसका सदस्य बनाया। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे लिखा भी है कि 46 में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने भारत की रक्षा की, जिससे वह अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। और 46 में दिल्ली सल्तनत नसरुद्दीन महमूद द्वारा बलबन को सल्तनत का प्रमुख परामर्शदाता बना दिया गया, ठीक है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया, ठीक है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, ठीक है। 65 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, चूंकि सुल्तान के कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। तो दिल्ली का जो शासन किसको मिल गया, तो बलबन को मिल गया, ठीक है। और बलबन जो है यहीं से अपने शासन में बैठता है। और बलबन एक वो था कि जो खून और तलवार के बदौलत जो है दिल्ली के शासन में बैठता है, और अपने बेटे तक को ही जो है मार देता है बलबन शासन के लिए, ठीक है। और जो है सजदा और पैगंबर की जो है शुरुआत यही करता है, ठीक है। जो सजदा होता है कि हाथ चूमा जाता है, फिर पैर में बैठ के फिर उनका जो किया जाता हो, ठीक है। बलबन की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, लिखा है दिव्यंगत जो है शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैमूरराव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, किंतु मृत्यु के पश्चात अमीरों ने उसकी आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर दी, ठीक है। बुगरा खां के पुत्र कैकूबाबाद को सिंहासन में बैठाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं होता है, बात करते हैं लास्ट में। अब जो आता है खिलजी वंश आता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। अब ये खिलजी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो खिलजियों की जो बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो बस इतना जान लो कि खिलजी वंश का जो संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ठीक है। तो भारत में खिलजी शासन का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। गुलाम वंश के अंतिम शासक तथा बलबन के उत्तराधिकारी कैकूबाबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक जो सेना का मंत्री था, और उसी की हत्या कर देता है, ठीक है। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक जो है टियूमर्स की जो है हत्या कर देता है, टियूमर्स की हत्या कर देता है, और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे कहते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। और ये भी सोच रहे हैं कि अब जो है हिंदी की जो है क्लासें जो हैं आपकी वो भी डाली जाए, जो कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात करेंगे एक हर टॉपिक की, ठीक है। एक जो है टाइम डालेंगे, टाइम टेबल से, शेड्यूल से बात करेंगे कि किस दिन किस टॉपिक की क्लास हो, ठीक है। सारे टॉपिक देखेंगे, और जो भी आपकी समस्या हैं, कमियां हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ खाली है, तो करते रहिए कमेंट, देखते रहिए और